लोग स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सभा में जो भाषण दिया उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही थी स्वामी तुरायानंद जी महाराज को अमेरिका जाते पहले कि हैरी भाई ये जो कुछ हो रहा है उधर याद रखना, ये सब इसके लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। वह सचमुच में बाद में देखा गया कि इवन वहाँ के समाचार पत्रों में भी यही कहा, द ग्रेटेस्ट अनडाउटेडली, बिना किसी संशय के, द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इज स्वामी विवेकानंद, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा। और ये उतनी प्रसिद्धि उनको मिल गई, पर समस्या ये हुई कि उस प्रसिद्धि जो मिल गई उसका लाभ नहीं मिला स्वामी विवेकानंद को। कारण यही कि एक लेक्चर ब्यूरो के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वहाँ किसी को तो जानते नहीं थे। तो स्लेटन लाइसियम लेक्चर ब्यूरो नाम का एक लेक्चर ब्यूरो था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि हम आपके लेक्चर ऑर्गेनाइज करेंगे, आप तो यहाँ किसी को जानते नहीं हैं। और उन्होंने देखा कि अभी सबसे ज़्यादा स्वामी विवेकानंद फेमस हैं, उसका पूरा लाभ लिया जाए। और बहुत स्वामी विवेकानंद को इतना दौड़ाया, आज यहाँ लेक्चर है तो कल वहाँ लेक्चर है, दिन में 2-2 लेक्चर, 12 से 14 लेक्चर एक सप्ताह में। आप सोच सकते हैं, स्वामी विवेकानंद को पूरा नहीं छोड़ा। हम तो यही कहेंगे, और क्या कहेंगे, कितना उनके पास से काम कराया और कितना दौड़ाया, ट्रेन इधर आज तो कल उधर। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर हुआ हो प्रवचन, जहाँ जहाँ डिमांड इधर उधर करके बहुत उनके पीछे लग गए। उनको इतना पैसा मिल रहा था, ज़बरदस्त पैसा मिल रहा था। और उन्होंने पहले से इस प्रकार से एग्रीमेंट कर दिया था, स्वामी जी को कुछ देते ही नहीं थे, बहुत थोड़ा सा देते थे, पहले से एग्रीमेंट कर लिया 3 साल का। तो स्वामी जी ने देखा कि यार मैं इतना मेहनत करता हूँ सारा दिन, और पैसा तो ये लोग लेते हैं, लूट रहे हैं लोग मेरे को। वो समझ में आ गया उनको कुछ दिनों में ही, पर क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट किया था। फिर उन्होंने देखा, जब डिट्रॉइट में गए थे, वहाँ जिन्होंने बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी थे जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था, उनको बोल करके ये कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कराया। तब तक में स्वामी विवेकानंद को कम से कम $5000 का नुकसान हो चुका था। यदि कोई अच्छा ब्यूरो होता है, बिना ब्यूरो के ही स्वामी जी करते, कोई अच्छे फ्रेंड के साथ उनका ऑर्गेनाइज करते, इतनी जो मेहनत उन्होंने की, उनका नाम ही साइक्लोनिक मॉन्क पड़ गया। लोगों ने साइक्लोनिक मॉन्क क्या, क्योंकि आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर है, कल यहाँ पर है, एकदम सब जगह उन्होंने दौड़ाया। उस समय का $5000 आप चिंता कर सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए, $5000 उस समय का उतना नुकसान हुआ, उसका 1000 गुना आपको करना पड़ेगा। उतना डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 70 रुपीज़, इतना आपको वो उनको नुकसान हुआ। जो भी हुआ फिर उन्होंने उसके साथ ब्रेक कर दिया। इधर जब शिकागो में रहते थे तो वहाँ पर 2 जगह पर ज़्यादा रहे थे, वैसे तो कई जगह पर शिकागो में रहे हैं, वो सब मकान अभी भी, उसमें से कुछ मकान अभी भी हैं, पर अभी रिसर्च करके देखा गया कि 2 जगह पर ज़्यादा रहे। एक तो शुरुआत में हमने पहले कहा था कि जिस दिन वो स्वामी जी वहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे तो मिसेस हेल, जॉर्ज W. हेल की पत्नी, वो उनको ले गई थी शिकागो धर्म सभा में, उनका परिचय कराया था। ये मानो उनका फिर बाद में परमानेंट एड्रेस बन गया था स्वामी विवेकानंद का। और उन्होंने अपने आलासिंगा पेरुमल आदि शिष्यों को भी कहा था, गुरु भाई को कहा था, जब भी पत्र लिखो, मैं तो इधर उधर बहुत घूमता रहता हूँ, और पत्र तुम लोग जहाँ रहते हो वहाँ पर भी इधर उधर घूमता रहता है, इसके बदले इस पते पर भेजो, मिसेस हेल के पते पर, डियॉन बॉन एवेन्यू। बाद में तो उन्होंने वो मकान बदल दिया था, पर एनीवे पहले 2-3 साल वहाँ पर स्वामी जी, वही हेडक्वार्टर था। उसके पहले ये वहाँ पर स्वामी जी तो पहले दिन जो उन्होंने ब्रेकफास्ट करके वहाँ ले गए मिसेस हेल, उसके बाद में पार्लियामेंट रीजन कमेटी ने उनका बंदोबस्त किया, बहुत बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में। लगता है कि वो मिस्टर मिसेस लियोन का ही होगा।
मिस्टर जॉन बी लियोन, ये बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे। उनके घर में और भी बहुत लोग गेस्ट के हिसाब से रहते थे, शायद उन्होंने ही उनको गेस्ट के हिसाब से रखा। तो उस दिन के लिए, और बाद में तो कई दिनों तक स्वामी जी रहे, उसका तो प्रमाण हमारे पास है। उनकी जो ग्रैंड डॉटर मिस्टर जॉन बी लियोन और मिसेस एमिली लियोन, इनके जो ग्रैंड डॉटर, उसका नाम है कॉर्नेलिया कॉन्गर। ये कॉर्नेलिया कॉन्गर, ये हमारी वेदांत सोसाइटी में आकर के वहाँ पर अपना उन्होंने संस्मरण दिया था। और जब बेलूर मठ गई थी तब स्वामी शंकरानंद जी महाराज ने उनके कहा था तुम संस्मरण लिखो प्रबुद्ध भारत के लिए। उन्होंने कहा कि मैं उस समय 6 साल की उम्र की लड़की थी, बच्ची थी, ये सब तो मेरी सब बातें तो बचकाना लगेगी। बोले नहीं नहीं तुम लिखो। वो बातें प्रबुद्ध भारत में भी प्रकाशित हुई है। तो बहुत अच्छी अच्छी बात है किस प्रकार से हमको स्वामी जी का एक दूसरा डायमेंशन देता है। छोटे बच्चों के साथ स्वामी जी किस प्रकार से बिहेव करते थे, अमेरिकन बच्चों के साथ, ये सब हमको पता लगता है। पर अभी हम लोग एक ही बात पर करेंगे कि एक दिन मिसेस लियोन, उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद बहुत पॉपुलर हो गए, कई महिलाएं उनके पीछे जा रही है, और अत्यंत सुंदरी महिलाएं, अत्यंत धनवान महिलाएं, और उनको लगा स्वामी विवेकानंद इतने भोले वाले हैं, कहीं इनको कोई परेशानी में न डाल दे। उनको चिंता हो गई। स्वामी विवेकानंद को माँ कह के पुकारते थे। तो एक माँ का हृदय जैसा होता है, माँ हमेशा बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव, उनके लिए प्रोटेक्शनिस्ट का भाव रहता ही है। तो एक बार मिसेस लियोन ने इस प्रकार से अपनी चिंता प्रकट की कि मुझे बहुत डर लगता है, इस प्रकार से इतनी सारी महिलाएं तुमको मिलते रहती, ये सब बहुत सावधान रहना चाहिए। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, माय डियर अमेरिकन मदर, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, आई एम यूज्ड टू टेम्पटेशंस। ये शब्द उन्होंने कहा, आई एम यूज्ड टू टेम्पटेशंस। कहा कि मैं परिव्राजक अवस्था में था तो कभी मेहतर के यहाँ रहता था, कभी मूची के यहाँ रहता था। ये जैसा सच है, कभी कभी राजा महाराजाओं के यहाँ भी रहता था, राजमहल में भी रहता था, और मेरे लिए मोर पंख वाली पंखे जलती थी दासियाँ, ये भी मैंने पार किया है। बाकी उन्होंने घटना का तो वर्णन नहीं किया कि किस प्रकार से कितने सारे उन्होंने प्रलोभन, कलकत्ता में कोई कम प्रलोभन आए थे। जब विद्यार्थी अवस्था में अपने कर्म में स्टडी कर रहे थे, वो जो छोटी गली के सामने वाला जो कमरा, उस समय वहाँ पर एक युवती रहती थी, और वो अपनी खिड़की से, सामने वाली खिड़की से देखती थी स्वामी जी को गीत गा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो देखती रहती थी। और स्वामी जी तो उस समय बेनी उस्ताद के पास गीत सीखे थे, तो कुछ गज़ल भी गाते थे और संगीत, हिंदुस्तानी संगीत भी गाते थे। तो उसमें ईश्वर को प्रेम करने की बात आती है, ऐसे सब भजन हैं। अब ये लड़की अपने मन में सोच रही है, मेरे लिए ये रोमांटिक गीत गा रहे हैं। एक बार रात को वो गीत स्वामी जी तो गा रहे हैं, अपनी धुन में गा रहे हैं, और इधर ये आधी रात को ये लड़की वहाँ पर आ गई। जस्ट क्रॉस करना है रोड क्रॉस करके कमरे में आ गई। नरेंद्र नाथ, अभी तो 18-19 साल की उम्र होगी, एकदम चौंक गए। युवती रात को उनके पास आई सामने। तुरंत उन्होंने क्या किया, स्वामी जी ने, उस समय तो नरेंद्र नाथ कॉलेज के लड़के, क्या किया उन्होंने, तुरंत हाथ जोड़ के कहा, माँ तुम आई हो। ये सुन के लड़की भगी। ये जब माँ शब्द कहा स्वामी जी ने, माँ तुम आई हो, बस भगी। वो समझ गई यहाँ दाल नहीं गलेगी। और स्वामी जी ने बिस्तरा पोटला उठाया, दूसरे दिन से उन्होंने भी अपनी जगह बदल दी। तो ये सब तो उन्होंने उसमें से किया। और जब पिताजी की मृत्यु हो गई, हमने कहा किस प्रकार से एक संभ्रांत, एकदम अत्यंत धनवान महिला ने कहा था कि मैं आपको सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ, अपने आप को भी समर्पित करना चाहता हूँ, मेरी धन दौलत सब देना चाहती हूँ, आपकी सभी समस्या एक साथ समाधान हो जाएगी। स्वामी जी ने उसको बहुत डांटा था, और भी एक महिला को भी डांटा था कि इतनी तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई, अभी भी तुमको ये सब
विचार आ रहे हैं, ऐसे 2 महिलाओं को तो उन्होंने डांटा था। तो ये सब, और फिर उनके मित्र लोगों ने उनको महफिल में बुला करके बताया, हमने किस प्रकार से अलग कमरे में उसको बैठा दिया, तुम यहाँ आराम करो, और वो गाने वाले को, नाचने वाले को भेज दिया कि तुम उसका दिल बहलाओ, जबकि पिताजी मर गए तब से उसका मूडी अलग हो गया है, उसको बहलाओ, उसका दिल बहलाओ। उन्होंने सोचा उसको फिर से वापस लाना पड़ेगा, जैसा पहले था वैसा बनाना पड़ेगा। पर वो युवती ने जब पहले तो अपनी खुद की कहानी कही, और उसके नरेंद्र स्वामी जी के मन में बहुत सारी ये भर दी करुण, उनके प्रति सिंपैथी, और फिर उसने अपना असली रूप प्रकट किया। तो अब स्वामी जी समझे तो मेरे को फंसाया, तुरंत कमरा छोड़ गया। छोड़ते छोड़ते बोले, तुमको सचमुच में यदि अपने इस जीवन के प्रति पश्चाताप की भावना है तो भगवान से प्रार्थना करो, तुमको इसमें से निकालेंगे। ऐसा करके भग गए, बाहर निकल गए तुरंत। और इसने आकर के ये उनके मित्र को कहा, तुमने मुझे किसको भेजा था, किसके पास भेजा था? ये तो साधु है, साधु के पास मुझे भेजा, ये तो मेरा बड़ा पाप हो गया, ये आपने ऐसा महान साधु के पास भेजा। उस समय तो स्वामी जी साधु बने नहीं थे, ड्रेस परिवर्तन नहीं किया था, उसके पहले ही उन्होंने ये सब फेस कर लिया था। इसलिए उन्होंने कहा, माता जी मेरे लिए आप चिंता मत कीजिए। परंतु वहाँ पर भी उनको आई थी बहुत सारे, वहाँ पर भी उसी प्रकार से एक अत्यंत धनवान महिला ने उनको ऑफर दी थी, स्वामी आई वांट टू ऑफर माई सेल्फ एंड माई मनी एवरीथिंग टू यू। ये अमेरिका की बात है, पहले कलकत्ता की बात नहीं है। अभी स्वामी विवेकानंद बनने के बाद उनका सन्यास का ड्रेस है, पर अमेरिका में क्या है, यहाँ तो भारत में सब लोग जानते हैं सन्यास है, गिरवा पहना है तो ये नॉन मैरिंग सेक्ट है, सब लोग जानते हैं। तो वहाँ अमेरिका में तो ये सब उनको कॉन्सेप्ट भी नहीं था। वहाँ केवल रोमन कैथोलिक्स में ही जो पादरी रहते हैं, जो फादर्स रहते हैं, वो मैरिज नहीं करते। दे फॉलो इन पॉवर्टी, चेस्टिटी एंड ओबीडियंस, ये 3 वर्च्यूज़ में मानते हैं। बाकी जो प्रोटेस्टेंट जो है ऑर्डर, क्रिश्चियन में बहुत सारे डिवीज़न हैं, तो बाकी जो प्रोटेस्टेंट है या दूसरे हैं उसमें फादर्स जो रहते हैं, जो प्रीस्ट रहते हैं, जो धर्मोपदेशक रहते हैं, वो मैरिज करते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, फैमिलीज भी रहती है। तो इतना उनको पता नहीं था कि ये स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने कहा कि भाई, उनको ये पता नहीं था, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे से मैरिज कर लो, मेरे सब संपत्ति हो जाएगी। स्वामी जी ने नहीं। और एक महिला ने इसी प्रकार से कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नो आई कैन नॉट मैरी, आई एम ए मॉन्क। व्हाट ऑफ दैट, इवन इफ यू आर ए मॉन्क, व्हाई कांट यू मैरी इफ यू आर ए मॉन्क? स्वामी जी ने समझाया, बिकॉज आई लुक अपॉन एवरी वुमन एज मदर। कैन यू मैरी कैन समबडी मैरी हिज मदर? ऐसा करके उसको समझाना पड़ा। और एक महिला आई थी, उनके पास बोलती है रोमांटिक स्टाइल में, स्वामी यू आर रोमियो एंड आई एम योर डेस्डोडोनिया। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, मैडम ट्राई टू ब्रश अप योर नॉलेज ऑफ शेक्सपियर। जूलियट के बदले डेस्डोडोनिया कह रही थी अपने आप को। जो भी होगा, ये सबसे स्वामी जी पास हुए थे, पर स्वामी जी का मन तो इतना उच्च अवस्था में था। ट्रेन में जाते थे तो क्या कौन से स्टेशन में उतरना है, वो तो डीप मेडिटेशन में कंडक्टर कहा था कहाँ जाना था, वो तो स्टेशन चला गया, अभी लास्ट स्टेशन आया है, तो वापस फिर आते थे। इतना डीप मेडिटेशन में रहते थे। एक बार मिशिगन लेक के पास बैठे थे डीप मेडिटेशन में, और उनका मन एकदम अनंत में विलीन होने लग गया। निर्विकल्प समाधि का उनको उसमें अनुभव हुआ। कहते हैं, ये बाद में किसी को पता नहीं है, बाद में स्वामी विवेकानंद ने शरद चंद्र चक्रवर्ती को कहा कि मैंने कहीं पर ये प्रिंटेड में नहीं रखा है, पर शरद चंद्र चक्रवर्ती ने बाद में हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी को बताया। अभी बाद में जो नई रिसर्च वाली किताबें निकली उसमें ये आ गया। तो उसमें बताया कि मेरा मन इतना उच्च अवस्था में चला गया कि फिर मेरा शरीर वहीं का वहीं रह जाता, ऐसी अवस्था थी। और उसी समय श्री राम कृष्ण देव वहाँ प्रकट हो गए मिशिगन लेक के सामने। नरेन, अभी नहीं,
माँ का काम करना है, और फिर वापस धीरे 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 वो सामान्य स्थिति में आए। तो स्वामी विवेकानंद इतनी उच्च अवस्था में रहते थे, उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं था, ये सब टेम्पटेशन उनके लिए कुछ भी नहीं था। उस समय बाद की बात है, ये हम शिकागो की बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात है। एक बार स्वामी जी प्रवचन के लिए जा रहे थे, आधे रास्ते तक आए, फिर वापस आए, वापस आकर के रूम में गए और एक बहुत बड़ा आईना था, मिरर, उसमें मिरर में देखा, फिर वापस गए, फिर आधे रास्ते गए, फिर वापस आए, फिर मिरर में देखा अपने आप। तो जो उनकी हौश थी, वो महिला जो उनको लेने के लिए आई थी कि स्वामी जी टाइम हो गया, कब से ये लोग वेट कर रहे हैं बाहर लेक्चर हॉल में, वो आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा तो कभी उन्होंने देखा नहीं था कि स्वामी जी को तो बल्कि बोलना पड़ता था कि यहाँ अमेरिका है, आपको ठीक ठीक ड्रेस वगैरह सब करना पड़ेगा, यहाँ पर ये भारत के संबंध कैसे भी ड्रेस करके नहीं चलेगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, बार बार जा रहे हैं आने की तरफ, बात क्या है। फिर उन्होंने कहा स्वामी इट इज़ गेटिंग लेट। तब उन्होंने कहा पर मैं कैसे जाऊं, मेरा मन इतनी उच्च अवस्था में है कि मैं भूल गया हूं कि मेरे पास शरीर है। मैं वहाँ पर जाकर के आईने के सामान कह कर के बोलता हूँ, आईने में जाकर के ये है तुम्हारा शरीर, ये है तुम्हारा शरीर। तो जैसे ही मैं आईना से बाहर जाता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कि मेरा शरीर है। कैसी विदेह स्थिति स्वामी विवेकानंद की अमेरिका में, कल्पना कर सकते हैं। ऐसी विदेह स्थिति थी स्वामी विवेकानंद की, इसलिए उनके लिए ये सब टेम्पटेशन कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने एक दिन मिसेस लियन को कहा, इन अमेरिका एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन ऑफ माई लाइफ। तुरंत मिसेस लियन ने कहा, हु इज शी, कौन है वो लड़की। स्वामी जी ने हंसते कहा, ओह इट इज नॉट ए गर्ल, इट इज द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा यहाँ मैंने देखा कितने जल्दी लोग संस्था बना लेते हैं, एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, 5 मिनट में जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती। हमारे यहाँ एक साथ मिलजुल कर काम करने की वह आदत ही नहीं है। तो आई एम वेरी मच एनामर्ड बाय योर पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सचमुच में उन्होंने फिर कहा, केवल कहा इतना नहीं, आई हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशंस ऑफ माई लाइफ। बहुत बड़ा प्रलोभन मुझे मिला। क्या प्रलोभन? संस्था शुरू करने का। और उन्होंने की। नेक्स्ट ईयर 1894 में जब न्यूयॉर्क में थे तो पहला सेंटर शुरू हुआ। आश्चर्य की बात, रामकृष्ण मिशन तो उन्होंने भारतवर्ष में आकर के 1897 में शुरू किया, उसका हेडक्वार्टर 1898 में बेलूर मठ शुरू हुआ, परंतु यह न्यूयॉर्क का सेंटर, हालांकि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है बड़ा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखा। जब विदेश के सेंटर हैं उसमें रामकृष्ण मिशन नाम नहीं दिया, वेदांता सोसाइटी नाम दिया। क्यों? ताकि जो क्रिश्चियन लोग आएंगे, मुस्लिम आएंगे, दूसरे आएंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि कुछ डॉगमेटिक है। तो वेदांता इज़ ए वेरी यूनिवर्सल वर्ड, एक बहुत बड़ा ब्रॉड ये कॉन्सेप्ट है। वेदांता इज़ फॉर एवरीबडी। तो वेदांता सोसाइटी नाम दिया, वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क, और उसको फ्लेक्सिबल रखा। वहाँ का जब रामकृष्ण मिशन के जितने हमारे 150 सेंटर है लगभग भारतवर्ष में, ये सब का ऑडिटेड अकाउंट जो होता है बाद में भारत में बेलूर मठ में जाकर के कंसोलिडेटेड ऑडिटेड अकाउंट्स होता है, और पूरा का पूरा कंट्रोल बेलूर मठ में होता है। और बेलूर मठ के द्वारा ही कोई भी मेजर डिसीजन लिया जाता है, चाहे कंस्ट्रक्शन करना कुछ भी, वो सब बेलूर मठ की वहाँ पर ट्रस्टी मंडल है, उसके द्वारा ही उनके साथ पास होता है, तभी ये होता है। पर विदेश में हमारे जितने सेंटर हैं उसमें ये बात नहीं। वहाँ की उनकी खुद के जो सोसाइटी रहती, वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, पर हाँ उनका जो मिनिस्टर इंचार्ज रहता है, जो हेड ऑफ द सेंटर रहता है, उसका पोस्टिंग बेलूर मठ से द्वारा होता है। इतना कंट्रोल रहता है। और इस प्रकार से इनडायरेक्ट कंट्रोल रामकृष्ण मिशन के फॉरेन सेंटर्स पर रहता है, जो कि वेदांता सोसाइटी के नाम से जानी जाती। ये स्वामी जी ने इतना सुंदर वो ऑर्गेनाइजेशन किया कि फ्लैक्सिबिलिटी भी दिया, साथ साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी किया, और एक साथ किस प्रकार से मिलजुल कर काम कर सके उसका एक नया कॉन्सेप्ट दिया भारतवासियों को।
और फिर वहाँ जाकर के यहाँ पर भारत में आए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने 1897 में की। उन्होंने लिखा भी था अपने गुरु भाइयों को, आलसिंगा पेरुमलादि युवकों को, कि हम लोग भारत में एक ही बात हम लोग है, हम लोग इंडिविजुअली तो बहुत महान हैं, बहुत आगे हैं, परंतु मिलजुल के हम लोग काम नहीं कर सकते। और उसका कारण है कि एक तो है जेलसी, ईर्ष्या बहुत है, और ईर्ष्या के कारण ही हम लोग एक दूसरे का लेग पुलिंग करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, और कभी ऑर्गेनाइजेशन को पनप नहीं देते। जो ऑर्गेनाइजेशन चलती भी है तो उसको हम 5 मिनट में तोड़ देते हैं। और यहाँ अमेरिका में 5 मिनट में जॉइंट स्टॉक कंपनी लोग बना देते हैं, 8-10 लोग मिल करके। दे नो हाउ टू डिवीज़न ऑफ लेबर, किसको एम्पावरमेंट देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़, ये सब अच्छी तरह यहाँ पर जानते हैं। तो ही वॉज वेरी मच एनेमर्ड, इम्प्रेस्ड बाय द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए उन्होंने कहा था, हियर आई हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशंस ऑफ माई लाइफ, दैट वाज द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बाद में उसको उन्होंने किया, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क उन्होंने शुरू की 1894 में। 1897 में उन्होंने भारत में रामकृष्ण मिशन शुरू किया। तो अभी तो इतने सारे सेंटर हैं, पर उस समय मिस मैरी हेल को भी उन्होंने लिखा था 1897 में 9 जुलाई को अल्मोड़ा से, कि मैंने ऑलरेडी एक मशीन शुरू किया जिसको अब कोई निकाल नहीं पाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन, उनको मालूम था एक संस्था का प्रारंभ करना मतलब बहुत सारी समस्याएं आएगी, वो जानते थे। फिर भी उन्होंने कहा कि यदि परमानेंट कुछ काम करना है, लॉन्ग लास्टिंग काम करना है, तो उसके लिए संस्था की आवश्यकता है, परपेचुएशन ऑफ दी पॉलिसीज होनी चाहिए। इसलिए ये संस्था की आवश्यकता है। एक इंडिविजुअल कितना भी महान हो, पर उसके जाने के बाद सब कुछ टूट जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बोला, स्वामी विवेकानंद ये करके गए। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने शरीर त्याग गया, उसके पहले उन्होंने सब कर दिया, पूरा पावर ट्रांसफ़र कर दिया, एक ट्रस्ट डीड बना दिया, जितना कुछ पैसा आया तो उसमें से एक मेरू मठ की ज़मीन लेकर के पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, एक ट्रस्ट बना दिया, उस प्रेसिडेंट के रूप में स्वामी ब्रह्मानंद जी को बना दिया, और खुद ने पूरा सब कुछ वहाँ से अलिप्त हो गए, ताकि उनके जाने के बाद किसी भी प्रकार उनका जो काम है, उनका मिशन जो उन्होंने शुरू किया वो चलता रहे। और आज कैसा इतना अच्छा चल रहा है। इतने उनके उस समय के मात्र 5 सेंटर थे स्वामी विवेकानंद जब थे, अभी आज 220 सेंटर हो गए देश विदेश में, और इसके अलावा 1000 सेंटर ऐसे जिनका संचालन हम लोग नहीं करते। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने, जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, जावत बाची तावत सीखी, जब तक एज लॉन्ग एज आई लिव सो लॉन्ग डू आई लर्न, जहाँ से जो मिले मैं सीखता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ से भी सीखा एक साइंटिफिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द थिंग्स। ये सब उन्होंने सीख करके उसका तुरंत एप्लीकेशन किया, और ये संस्था उन्होंने खोली, जिसके कारण कि आज यदि रामकृष्ण नहीं रहता तो रामकृष्ण आश्रम राजकोट भी नहीं रहता, आज हमारा ऑनलाइन सत्संग भी नहीं रहता। तो ये स्वामी विवेकानंद का आभारी है कि उन्होंने, वो इतने दूरदर्शी थे, इतने विजनरी थे कि उन्होंने इस प्रकार से इस संस्था का आयोजन किया। और ये हमने जो एक बात कही ना, जेलसी के कारण हम लोग संस्था नहीं कर पाते। इसलिए एक विद्वान ने बहुत अच्छा कहा था, एक जापान के आदमी आया था, बोले अरे आप लोग इतने कम लोग हैं, फिर भी आप लोग का देश इतना आगे बढ़ गया। बोले वहाँ पर उसका कारण क्या है? बोले कारण ये है कि यू आर सो मेनी पीपल एंड वी आर सो मेनी सिटीजन्स। हम लोग इनलाइटेड सिटीजन हैं, आप लोग सब अलग अलग इंडिविजुअल मैन हैं, इतना ही फर्क है। और ये हम जापानी लोग इतने विद्वान हैं, और एक साइंटिस्ट है, एक जो विद्वान है इज इक्वल टू 2 अमेरिकन्स, परंतु एक इंडियन जो है उसमें जो टैलेंट है वो 2 इक्वल टू 2 जापानीज। इसलिए उसने इक्वेशन दिया एक विद्वान ने कि 1 इंडियन इज इक्वल टू 2 जापानीज इज इक्वल टू 4 अमेरिकन्स, क्योंकि जापानी से डबल, एक जापानीज अमेरिकन से डबल है। तो 1 इंडियन इज इक्वल टू 2 जापानीज एंड 4 अमेरिकन्स। इतना काम कर सकता है एक आदमी इंडिया का, इतना टैलेंट उसमें। बट 2 इंडियन इज इक्वल टू 0 जापानीज एंड 0 अमेरिकन। 2 मिले तो एक दूसरे का लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग में दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे, कुछ काम नहीं होगा। दिस इज द हमारी ये पूरा इतिहास आप देखेंगे भारतवर्ष में। 7 बार सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ, क्यों हुआ? राजपूत राजाओं ने कहा भले आक्रमण हो, हमको क्या है, हमारा जब हुआ तब तुमने हमको मदद नहीं करा, हम तुमको मदद नहीं करेंगे। इधर ये आकर के बीच में मुसलमान आकर के पूरा डिस्ट्रॉय करके चले गए। 1 बार नहीं 7 बार।
क्यों? आपसी झगड़े, आपस में कलह, ये जेलसी, ईर्ष्या, ये हमारा एक राष्ट्रीय दुर्गुण है। राष्ट्रीय, हर एक भारतीय में ये जीन्स में पता नहीं कहाँ से आ गया, जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। जितनी हमारी समस्या का एकमात्र कारण ये ईर्ष्या नाम का जो जीन्स है, वो भीतर, वो जो वायरस है, वो हमारे भीतर घुसा हुआ है। ये कोरोना वायरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ईर्ष्या का वायरस। और इसी ईर्ष्या वायरस के कारण, इस ईर्ष्या के कारण स्वामी विवेकानंद को कितना भुगतना पड़ा था अमेरिका में, उसकी बात हम कल करेंगे। ओम